स्लाइड्स। और आज हम करेंगे बेस थ्योरम। जी, बेस थ्योरम, कभी नाम सुना है बेस थ्योरम का? यस मैम। अच्छा, नाम सुना हुआ है। एफएससी में किया हुआ है आपने? नो एफएससी मैम। में बेस थ्योरम नहीं किया हुआ? नहीं मैम, नहीं सुना नाम हमने। किसने सुना हुआ नाम? मैंने नहीं सुना मैम। मैंने नहीं सुना। मैम बेस का सुना है। बेस का सुना है, ओके ओके जी। बेस थ्योरम, फिर नाम कहाँ सुना था आपने बेस का? मैम मशीन लर्निंग में पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। ठीक है, यानी उधर आपने ये फाइंड कर चुके हैं, बेस थ्योरम अप्लाई कर चुके हैं। ओके जी, बेस थ्योरम इज एक्चुअली आफ्टर द नेम ऑफ एन इंग्लिश क्लर्जीमैन थॉमस बेस, जिसने ये जो रिजल्ट है अपना इन द फॉर्म ऑफ द थ्योरम ये पब्लिश किया था इन 18th सेंचुरी। सो बेस थ्योरम है क्या? बेस थ्योरम में हम कनेक्ट करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को, कि हमारे पास इवेंट ए अगर हो चुका है, बी अगर हो चुका है, और इवेंट ए की क्या प्रोबेबिलिटी है और बी अगर हो के, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को। ठीक है, तो इसको हम करने जा रहे हैं अब बेस थ्योरम में। तो बेस थ्योरम एक्सप्रेशन देखें तो वो बड़ा लंबा सा लगता है, लेकिन वैसे बेस थ्योरम इतना मुश्किल नहीं है। एक्सप्रेशन को भी अगर हम देख लें तो वो मुश्किल नहीं होगा। सो व्हाट वी डू, we begin probability analysis with initial or prior probabilities. Then from a sample, special report or a product test, we obtain some additional information. Given this information, we calculate revised or posterior probabilities. Bayes theorem provides the mean for revising the prior probabilities. यानी हमें probabilities given होंगी, prior probabilities इनको हम कह रहे हैं। फिर हमें कुछ extra information मिलेगी, sample testing हो गया, ये हमारा हाइपोथेसिस, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसकी बेसिस पे हम अपनी अप्लाई करेंगे बेस थ्योरम और अपनी प्रोबेबिलिटीज को रिवाइज करेंगे। ठीक है, जिनको हम कहते हैं, यानी प्रायर प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है, फिर हमें कुछ न्यू इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, प्रायर प्रोबेबिलिटीज को हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फिर हमें कुछ न्यू इंफॉर्मेशन मिली कि आपके पास पार्ट्स या जो भी आपके पास आइटम्स हैं वो कुछ बैड हैं या गुड हैं, जैसा भी है। तो फिर हम अप्लाई करेंगे बेस थ्योरम और अपनी प्रोबेबिलिटीज को, यानी इस प्रायर प्रोबेबिलिटीज को रिवाइज करेंगे गिवन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। दिस, इसको फिर हम कहेंगे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो ये अब हम इसको रिवाइज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो एग्जाम्पल से पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, एग्जाम्पल है, इसके बाद फिर मैं इसको स्टेटमेंट आपको दूंगी इसकी बेस थ्योरम की। Example 1, consider a manufacturing firm that receives shipment of parts from two suppliers. Let A1 denote the event that a part is received from supplier 1 and A2 is the event that the part is received from supplier 2. ठीक है, हमने दो parts receive करने हैं और वो दो suppliers हैं उसके A1 और A2। और इसके बाद further information ये है, we get 65% of our parts from supplier 1 and 35% from supplier 2. So probability of A1 is 0.65 and probability of A2 is 0.35, right? तो ये information अभी further हमें ये, अभी तक तो हमें ये दो ही चीजें पता है कि हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग फर्म रिसीव करती है अपने पार्ट दो सप्लायर से, और ये उनकी प्रोबेबिलिटीज है रिसीव करने की, यानी इतने परसेंट वो सप्लायर A1 से रिसीव करी और इतने परसेंट अब फर्दर इंफॉर्मेशन ये गिवन है। अब ये इंफॉर्मेशन क्या है कि सप्लायर 1 से कुछ पार्ट गुड है और उनकी परसेंटेज है 98% और बैड पार्ट की परसेंटेज है 2%। तरीके से सप्लायर 2 की परसेंटेज है फॉर गुड पार्ट 95% और सप्लायर 2 से बैड पार्ट्स की परसेंटेज है 5%, राइट। और अगर हम जी को कह रहे हैं कि इट इज द इवेंट दैट अ पार्ट इज गुड एंड बी डिनोट द इवेंट दैट अ पार्ट इज बैड, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज है। ये यहाँ पे A1 आएगा, ओके। अब बेसिकली 98 क्या है? 98 इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये? Probability of getting from supplier 1 given that it's good. नहीं, गिवन दैट इट इज गुड,
नहीं, probability Yes, of ma'am, ये good given good that good condition part. या इसका vice versa. probability of good from supplier 1. Yes, given that it is from supplier A1. तो ये है probability of good parts given that it is from supplier A1. और ये 2 क्या है? Probability of bad parts given that it is from supplier A1. और ये 95 क्या है? Probability of good parts given that it is from supplier A2. Probability of bad parts given that it is from supplier A2. तो ये conditional है. इसको simply आप good और bad से नहीं denote करेंगे. ठीक है, इसमें साथ में आपके पास A1 ये A2 भी आ रहे हैं कि सप्लायर A1 से आ रहे हैं, ये सप्लायर A2 से आ रहे हैं. चलिए फर्दर आगे मूव करते हैं. तो ये ट्री डायग्राम है. ट्री डायग्राम में हमारे पास है कि सप्लायर A1 से आपके पास गुड पार्ट भी आ रहे हैं और बैड पार्ट्स भी आ रहे हैं. सप्लायर A2 से गुड पार्ट्स भी आ रहे हैं और बैड पार्ट्स भी आ रहे हैं. ये बेसिकली ये जो इतनी सी ब्रांच है ये शो कर रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 को और ये है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 को. ठीक है, और ये जो ब्रांच है ये यहाँ से कि A1 से जो गुड पार्ट्स आ रहे हैं. सो दिस इज गुड गिवन दैट इट कम्स फ्रॉम A1 और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B given that it comes from supplier A1, probability of good given that it comes from supplier A2, probability of bad given that it comes from supplier A2. ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या चीज है? ये है A1 इंटरसेक्शन G, यानी पार्ट आपका सप्लायर A1 से भी आ रहा है और गुड भी है, यानी आउटकम है ये आपके पास intersection of two outcomes, that is it is good as well as coming from the supplier A1. तो इसकी probability क्या होगी? इसकी probability होगी the product of this and this, that is probability of A1 times probability of good given that it comes from supplier A1. ठीक है, इसी तरीके से ये है A1 इंटरसेक्शन B और इसकी probability अगर आप देखें मल्टीप्लिकेशन लॉ तो वो भी तो यही है कि A1 into probability of G given that A1 has occurred. अगर ये इंडिपेंडेंट होते तो फिर आप ये चीज ना लगाते A1 ये given that ना आता क्योंकि फिर वो उसी की इक्वल है. लेकिन ये आपके पास डिपेंडेंट इवेंट्स हैं. ठीक है, गुड और बैड डिपेंड कर रहा है कि A1 से आ रहा है या A2 से आ रहा है. इस तरीके से ये बनेगा probability of A1 into probability of B given that A1 has occurred, यानी कि this into this. ठीक है, तो अब कुछ समझ आ रही है ट्री डायग्राम की? इसको अंडरस्टैंड कर लें क्योंकि हम बार बार इसको आगे यूज करेंगे. ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ G गिवन दैट A1 हैज अकर्ड. इन दोनों को प्रोडक्ट लें तो बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन G. ठीक है, तो ये आगे फर्दर ये भी हम आगे निकाल लेंगे और ये भी आगे इसको हम फाइंड कर सकते हैं. और ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये सारे हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे. ये कुछ थोड़े से इसमें मिस्टेक्स हैं. ठीक है, ये मैंने सही नहीं लिखी हुई यहाँ पे, ये A1 आ रहा है और ये मैं इसको दोबारा चेक करती हूँ तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ से A1 इंटरसेक्शन G आएगा ये और इसका फिर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो कि इसके इक्वल आ रहा है. ठीक है जी, तो ये ट्री डायग्राम तो समझ आ गई है. चलो जी, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अब बैड पार्ट ब्रोक वन ऑफ आवर मशीन. ठीक है, अब सैंपल टेस्टिंग हुई या जो भी एक्सपीरियंस हुआ, जो इन्फॉर्मेशन मिली वो ये है कि एक बैड पार्ट ब्रोक हो गया, एक पार्ट ब्रोक हो गया यानी कि वो बैड पार्ट था. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्ट केम फ्रॉम द सप्लायर 1? क्या करना है हमें? अब हमें क्या करना है? किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? Bad part side that is came from A1. A1 से आए. नो, बैड पार्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करनी. A1 की करनी है given that bad part है. प्रोबेबिलिटी दैट द पार्ट केम फ्रॉम द सप्लायर A1, यानी ये सप्लायर A1 से आ रहा है और हमें पता है कि ये बैड पार्ट है, गिवन दैट इट इज अ बैड पार्ट. ओके, हमें ये फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 that it came from the supplier A1 given that B has occurred, that is given that it is a bad part. तो अब हमें जो प्रायर प्रोबेबिलिटीज थी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 उसको अब हम रिवाइज करने लगे हैं बाय द इंफॉर्मेशन दैट इज द पार्ट इज बैड. तो इसको हम रिवाइज करने जा रहे हैं बाय आफ्टर अप्लाइंग द
बेस थ्योरम। अब ये हमारे पास किसके इक्वल आता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन दैट B हैज अकर्ड, ये इक्वल है बाय डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये इसके इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, ये इसके इक्वल है। इसमें तो किसी को कोई मसला नहीं है ना, ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन में यूज किया था। ऑब्जर्व फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी ट्री दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है? A1 इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है? ये इक्वल होता है, ये आपके पास इक्वल है इस प्रोडक्ट के, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A1 हैज अकर्ड, ये इसके इक्वल है, यानी कि ये इस चीज के इक्वल है, ये इसके, राइट। तो इसको अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं इंटरसेक्शन की जगह। ठीक है, एक चीज तो हमने ये कर ली। बेसिकली तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने ये फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। रिवाइज करें अपनी प्रायर प्रोबेबिलिटीज को ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो A1 इंटरसेक्शन B तो हमने फाइंड कर लिया, वो इसके इक्वल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B किसके इक्वल है? मैम टेबल से हम लोग फाइंड कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ B टेबल से फाइंड करेंगे। मैम A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ intersection A2 B into plus A2 प्रोबेबिलिटी intersection. देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बैड पार्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कोई कंडीशन है इस दो B के suppliers ऊपर? की add कर B के ऊपर कोई कंडीशन है? नो मैम। कोई कंडीशन नहीं है ना कि वो A1 से आ रहा है A2 से आ रहा है, तो हम दोनों केसेस कंसिडर करेंगे, यानी बैड पार्ट A1 से भी आ रहा है और बैड पार्ट A2 से भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। ये हम पीछे क्वेश्चंस में फाइंड कर भी आए हैं, जो प्रीवियस लेक्चर था, अगर आपको याद हो, हमने क्वेश्चन किया था लास्ट में ही कि दो बैग्स हैं, बैग ए और बैग बी, और बैग ए में भी ग्रीन बॉल्स हैं, रेड भी हैं, बैग बी में ग्रीन है, रेड है और येलो है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ बैग एंड देन ड्राइंग अ ग्रीन बॉल? ठीक है, तो वो हमने कैसे कैलकुलेट किया था कि एक अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी ना, कि कोई कंडीशन गिवन नहीं थी, तो हमने दोनों बैग्स कंसिडर किए थे। बैग ए से जो ग्रीन बॉल आ रहा है, प्रोबेबिलिटी उसकी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रीन बॉल दैट इज कमिंग फ्रॉम द बैग बी। तो यहाँ पे भी ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, तो बी बैड पार्ट कैसे अकर कर सकता है? कैसे अकर कर सकता है? या तो वो A1 से आ रहा हो, या ये A2 चीज, से। यस, और या दो ही ऑप्शन है, या वो A2 से आ रहा हो। ठीक है, A1 इंटरसेक्शन B के द बैड part is bad and it comes from the supplier A1, and A2 intersection B means that is it comes from the supplier A2 and it is a bad part, right? And और ये अगर करेगा in either of these two events, यानी कि this or this event, this event or this event, we have to take the union और probability हमने कैलकुलेट करनी है इनके, इसके बैड पार्ट की। और चूंकि ये यूनियन है दो इवेंट्स का, तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी A1 इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन B। इसके साथ इंटरसेक्शन, ये दोनों जो इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इसलिए सिर्फ इनके प्लस के एडिशन के ही इक्वल होगा। अब मेरे पास ट्री डायग्राम से देख लें या डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन लॉ अप्लाई कर लें। मल्टीप्लिकेशन लॉ में क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर तो ये डिपेंडेंट मैम इवेंट्स ये होते नोटेशन तो लिखना लाजमी है अगर आप डायरेक्ट ये प्रोबेबिलिटी नोटेशन लिखना जरूरी है। ठीक है, तो लेमैन के लिए तो मैं कह सकती हूँ कि वो डायरेक्ट ट्री डायग्राम नहीं है, लेकिन वो लिख ले, वैल्यूज ये कर ले, लेकिन ये नोटेशन यूज करें आप। ठीक है, क्यों खुरम, इसमें क्या मसला लगता है? बहुत आप तो कंफ्यूजिंग है, मतलब नॉर्मली अगर नहीं नहीं, ट्री डायग्राम से बनाकर बंदा करे तो ज्यादा आसान लगता है। देखिए ये एक चीज तो ये नोट करें कि ये सारा कुछ हम पहले करके आए हैं। कैसे कि मल्टीप्लिकेशन लॉ हमने यहाँ यूज किया। मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या है? फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स, वही जो आपने पूछा था कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में कंफ्यूजन होती है। तो आप देखेंगे मैंने आपसे कहा था कि आप सबको डिपेंडेंट ही यूज करें, अगर आपको कंफ्यूजन है। अगर आप तो श्योर है, गिवन है, तो फिर तो आप इंडिपेंडेंट की कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन लॉ ही तो लगाया है मैंने। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A1 हैज अकर्ड। ये मल्टीप्लिकेशन लॉ ही तो है, तो इसमें तो नहीं मसला, क्योंकि अगर आप ये नोटेशन यूज नहीं करेंगे तो मिस्टेक्स के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और ये क्या बनेगा? चले खुरम अब आप ही बताएं, A2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन B क्या बनेगा? मैम ये हमारे पास होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B नहीं, पहले A2 करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इनटू और प्रोबेबिलिटी फिर ऑफ, होगा मैम पहले B A2 होगा और फिर B B होगा, B गिवन दैट और A2 फिर हैज
ठीक है, आपको कंफ्यूजन किससे हो रही है? आपको इससे कंफ्यूजन हो रही है ना, इससे। बेसिकली ये याद मुझे रखें, नोटेशन से मसला हो रहा है कि ये जो नोटेशन है ना प्रोबेबिलिटी में लेकिन डायरेक्ट अगर से प्री डायग्राम से हम सॉल्व करके और कर ले तो ज़्यादा आसान लगता है। लेकिन जरूरी है कि आप इससे भी करें, आपको दोनों तरीकों से आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, हो सकता है कि ट्री डायग्राम से, हो सकता है कि आप फार्मूला लगा के यूज करें, टोटल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लगा के यूज करें, तो फिर आपको ये चीज यूज करें। तो आप नोटेशन से बिल्कुल ना घबराएं, ठीक है। ये A2 इंटरसेक्शन B लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि पहले आपने A2 की प्रोबेबिलिटी लेनी है और B की लेनी है। तो A2 की जब आप B की लेंगे तो गिवन दैट ये A2 भी कहना है कि A2 हैज अकर्ड। ठीक है, ठीक बस है इसमें आपने इतना काम करना है। ओके, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ से निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे। ये हमारे पास ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B है मेरे पास इसके इक्वल, जो मैंने फाइंड कर लिया, और उसको अगर मैं इस पे पुट करूं, यानी ये है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया दिस पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, यानी रिवाइज कर ली A1। दिस इज द बेस थ्योरम फॉर 2 इवेंट्स। ठीक है, और अगर मुझे कैलकुलेट करना होता कि द बैड पार्ट प्रोबेबिलिटी दैट द बैड पार्ट कम्स फ्रॉम द सप्लायर A2, तो यहाँ पे A1 की जगह आप A2 से रिप्लेस कर लेते, यानी A1 की जगह आप A2 लगा दें, बाकी सारा वही होगा, क्योंकि यहाँ पे इधर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ B ही आएगी, जो कि सेम वही एक्सप्रेशन है। ठीक है, अच्छा, ट्री मैम इसमें कोई डायग्राम से पास्ट इवेंट तो था ही नहीं, तो आपने शुरू में बताया था एक पास्ट इवेंट को देख के हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। नहीं, पास्ट और फ्यूचर की मैंने नहीं बात की थी। मैंने कहा था कि एक इवेंट जो पहले अकर होता है A1 और A2, फिर उनमें से बैड और गुड पार्ट्स है ना। यस मैम। ठीक है, तो हमें ये कहा गया था कि बैड पार्ट निकल आया है। अब आप बताएं कि ये सप्लायर A1 से आ रहा है, यानी अब आप फिर पीछे जाकर बताएं कि ये सप्लायर A1 से क्या प्रोबेबिलिटी थी कि वो सप्लायर A1 से आ रहा है। ठीक है, ठीक वो है। तो हमने ये पहले कैलकुलेट कर ली ना कि ये A1 की प्रोबेबिलिटी तो ये है ना 0.65, बैड हो या गुड हो। लेकिन अगर एक पार्ट बैड हो, ये इवेंट बाद में हुआ है कि पार्ट एक बैड है, तो अब आप बताएं, यानी पीछे की प्रोबेबिलिटी दोबारा से आप रिवाइज करें, प्रायर प्रोबेबिलिटी उसको रिवाइज करें, बताएं कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 है कि वो A1 से आ रहा है। ठीक है, अब हम फिर पीछे ओके जाके मिस। इसको बता रहे हैं। और इसमें अगर आप ट्री डायग्राम से बेस थ्योरम को एक्सप्लेन करना चाहे, कोई स्टूडेंट बता सकता है कि किस तरीके से है। मैम एक क्वेश्चन है कि ये जो बेस थ्योरम है ये सिर्फ तब अप्लाई होगा अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हों? नहीं, ये तो डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए सारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हैं। बेस थ्योरम तब अप्लाई होगा जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है आपके पास इवेंट्स। ओके ठीक है। चलें जी, मुझे ट्री डायग्राम से भी कोई एक्सप्लेन करके बता दे कि कैसे फाइंड करना है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन दैट इट इज अ बैड पार्ट। अगर आप डायरेक्ट ट्री डायग्राम से करना चाहते हैं तो फिर कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेंगे। फॉर्मूला तो जी लिखना पड़ेगा हमें। नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको जाना है B तक, बैड पार्ट तक वाया A1। तो आपके पास ब्रांच क्या बन रही है, A1 के थ्रू आपने बैड पार्ट तक जाना है, तो इसका प्रोडक्ट ले लें 0.65 और 0.02। ठीक है, दिस 0.65 डिवाइडेड बाय 0.02। और इसके बाद हमें बताना है, अब हमने बैड पार्ट्स तक जाना है। बैड पार्ट्स आपके पास कहाँ कहाँ है, ये है और ये है, और इन तक जाने के रास्ते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस प्लस दिस, और ये है 0.65, 0.02 प्लस, और दूसरा है 0.35 और 0.05, 0.05, ये बन गया। ठीक है, पहले तो हमारे पास था कि A1 के थ्रू बैड पार्ट तक जाने की ब्रांच डिवाइडेड बाय the sum of all the branches that go to the bad parts, यानी कि इधर से this product into this product। तो ये अब आप T diagram से भी इसको देख के कर सकते हैं। ओके जी, बेस थ्योरम could be applied only when the events are mutually exclusive, और यहाँ पे ये आप टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं, ये देख लीजिएगा, जरूरी नहीं है। और ये बेस थ्योरम है फॉर n इवेंट्स। हमारे पास तो 2 इवेंट्स है ना, यहाँ पे ये 2 इवेंट्स थे, ये यहाँ पे ये 2 इवेंट्स थे,
यहाँ पे अगर ये n इवेंट्स तक चला जाए, डॉट तो शायद लगाता ही नहीं है, तो n इवेंट्स तक भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमें सही समझ आएगी। बेसिकली ये प्रायर प्रोबेबिलिटीज को, इसको ही हमें, ये हाइपोथेसिस है, ये इंफॉर्मेशन है जो भी हमें गिवन है, उस केस में हमारे पास ये बैड पार्ट था और फिर हमने इसको रिवाइज किया। ओके जी, ये क्वेश्चन करते हैं, फिर ज्यादा समझ आएगी आपको, ठीक है, साथ साथ थोड़ी समझ आएगी। आज हम 11:32 हो चुके हैं। A problem on a multiple choice quiz is answered correctly with probability 0.9 if a student is prepared. An unprepared student guesses between 4 possible answers, so the probability of choosing the right answer is 1/4. 75% of students prepare for the quiz. If Mr. X gives a correct answer to this problem, what is the chance that he did not prepare for the quiz? Yes. ये आपके साथ रिलेट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। यहाँ पे तो 75% वो लोग हैं जो कि प्रिपेयर करके आए हैं। आप लोगों की कितनी परसेंटेज होती है जो प्रिपेयर होके आते हैं? मैम अल्हम्दुलिल्लाह 100%। अच्छा, सारे प्रिपेयर होके आते हैं, दैट्स गुड। ओके जी, कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? जी, पहले कौन सा इवेंट अगर कर रहा है? बहुत टाइम ले रहे हैं भाई। अनप्रिपेयर्ड और अनप्रिपेयर्ड। हाँ, और इसके बाद करेक्ट और Correct answer wrong. हाँ, तो हम कहते हैं इवेंट ए इज दैट स्टूडेंट इज प्रिपेयर्ड, बी इज द इवेंट दैट आंसर इज करेक्ट। स्टूडेंट इज प्रिपेयर्ड और बी इवेंट है आंसर करेक्ट है। तो पहले इवेंट अगर हुआ है कि स्टूडेंट इज प्रिपेयर्ड, दो ऑप्शन है, स्टूडेंट इज प्रिपेयर्ड और स्टूडेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। तो स्टूडेंट प्रिपेयर्ड के कितने परसेंट चांसेस हैं कि स्टूडेंट इज प्रिपेयर्ड? कितने परसेंट है? 75%, 0.75। 75%, तो ये हो गया 0.75 और अनप्रिपेयर्ड होने के कितने हैं? 0.25 हो जाएगा, ठीक है। अब इनके पास अब आगे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि आंसर करेक्ट हो या आंसर करेक्ट ना हो, करेक्ट हो या आंसर करेक्ट ना हो। कितने परसेंट चांस है कि स्टूडेंट प्रिपेयर्ड हो और उसका आंसर करेक्ट हो? वो है 0.9, 90%। तो आंसर करेक्ट ना हो उसके चांसेस होंगे 0.1, ठीक है जी। इसके बाद है कि अगर स्टूडेंट प्रिपेयर्ड नहीं है तो कितने परसेंट चांस है कि वो करेक्ट आंसर करे और कितने हैं कि वो ना करे करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गेसेस बिटवीन 4 पॉसिबल आंसर। ऑब्वियसली जब वो प्रिपेयर्ड नहीं है तो वो गेस ही करेगा आंसर्स के बारे में। 4 पॉसिबल आंसर्स हैं, तो करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो 1/4 मीन 0.25 और ये है 0.75, राइट। तो ये हमारे पास ट्री डायग्राम बन गई। इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है? किसी स्टूडेंट नो को कोई मैम। मसला हो? ठीक है, आसान है सारा कुछ, जो है वो गिवन थी वो हमने वहां से देख के लिखी, जो कॉम्प्लीमेंट थे वो हमने 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लिए। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज Mr. X gives the correct answer to this problem. What is the chance that he did not prepare for the quiz? जी बताएं जरा क्या होगा ये। मैम उसी तरह जिस तरह अभी पिछला क्वेश्चन किया कि इस तक आने के लिए 2 पाथ्स हैं टोटल। नहीं, पहले बताएं ना तो प्रोबेबिलिटी किसकी पहले फाइंड फर्स्ट करनी। पे सबसे ऊपर जो हम रखेंगे वो रखेंगे कि हम लोग वो जिसने क्विज नहीं प्रिपेयर किया उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन दैट कि वो आंसर करेक्ट है, और फिर नीचे दोनों का सम कर देंगे कि प्रिपेयर तो किया था या यहाँ नहीं पे prepare बताओ, एक मिनट, साहर, साहर नाम है किया। यस मैम। जी। साहर बताइए जरा फिर ये क्या होगा कि स्टूडेंट इज, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? व्हाट इज द चांस दैट he did not prepare for the quiz? Did A not, such a that B। complement given that the answer is correct. यस मैम।
ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये समझ आ गई आपको, ये मैंने कैसे लिखा, हमें ये फाइंड करना है probability of A complement given that B has occurred, probability of that Mr. X is not prepared for the quiz, और गिवन ये है कि इफ मिस्टर एक्स गिव्स अ करेक्ट आंसर, ये आपको गिवन है कि उसने करेक्ट आंसर ही दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द चांस दैट ही डिड नॉट प्रिपेयर फॉर द क्विज, राइट, तो हमें ये फाइंड करना है। तो ये यहाँ के लिए हम यूज करते हैं बेस थ्योरम, और बेस थ्योरम क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की अगर मैं डेफिनेशन यहाँ यूज करूँ तो ये बनेगा दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और ये बनेगा probability of A complement into probability of B given that A complement has occurred, और नीचे आ जाएगी total probability of A into probability of B given that A has occurred plus probability of A complement to probability of B given that A complement has occurred। ये होगा हमारा काम, यानी हमने जाना है करेक्ट आंसर पे, पहले हम जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट के थ्रू, यानी इधर से देखें तो 0.25 इंटू 0.25, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और इसके बाद करेक्ट आंसर तक जाने के कितने रास्ते हैं, और वो है दिस प्लस दिस प्रोडक्ट, यानी करेक्ट आंसर तक जाना है हमने, यानी हमने करेक्ट आंसर तक जाना है, तो वो हम पहले जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट के थ्रू, ए के थ्रू और फिर ए कॉम्प्लीमेंट के थ्रू, प्रिपेयर करके या अनप्रिपेयर्ड होके। जी बताइए आंसर फटाफट, टाइम बहुत कम है आज हमारे पास। जी स्टूडेंट, मैम टोटल आंसर जी कंप्लीट आंसर बता दें, फाइनल आंसर। 0.0847 0 नहीं है, 48 कहाँ पे आ रहा है, 85 कुछ करके आ रहा है, दोबारा चेक कर मैम लें। 84 मतलब 847 तक आया मेरे पास। 847 तक आए तो ये बन गया आपके पास 5 बन कर लिया मैंने उसको राउंड ऑफ करके, ठीक है, तो ये आंसर आपका। जी स्टूडेंट्स कुछ मसला है इसमें? नो मैम। बस आपको मुझे लग रहा है नोटेशन में ही मसला है, तो आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, इसको एक दो दफा लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एक तो ये कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए, हमने उन्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस किए थे हमने, तो हम्म, उसको भी हम इस थ्योरम के थ्रू कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं अगर क्वेश्चन इस तरह का आए तो, लेकिन वहां पे तो आपके पास मोर और लेस इसकी तरह सेम ही थे, मतलब कोई मेजर डिफरेंस नहीं उसमें था। बेसिकली ये था कि ये ग्रीन पार्ट टोटल प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी थी, तो वो उस तरह के क्वेश्चन थे। ओके जी, क्वेश्चन 2 अब मैं आपके ऊपर छोड़ूंगी कि आपने ये करना है और फिर मेरे साथ शेयर करना है, मुझे ईमेल कर दीजिएगा या चैट में करके भेज दें, पर्सनल चैट में, या सबको ही शो कर दें, ठीक है। आंसर गिवन है तो ये थोड़ा सा रीड करिएगा और उसको करिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 3 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 है कमर्शियल सिस्टम ब्रॉडकास्ट ऑन 3 चैनल C1 C2 C3 with chances 4:2:3. These channels broadcast educational programs with respective probabilities 0.3, 0.1 and 0.2. What is the probability that no educational program broadcast? जी जल्दी से कोई बताए स्टूडेंट के इसमें हमने अब क्या यूज करना है, क्या करना है इसमें। ट्री डायग्राम पहले एक्सप्लेन करें जी, ट्री डायग्राम एक्सप्लेन करें, कौन करेगा एक्सप्लेन? इस चैनल्स बनाए 3 पहले तो आप। ठीक है, चैनल्स हमारे पास 3 हैं, 4/9, 2/9, 3/9। C1 C2, तो हमें अब ये रेशियो में गिवन है चैनल्स। अच्छा जब आप एक चीज मिस कर देना फिर दोबारा उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है इस पे। मैम इसमें सम ऑफ रेशियोज ले लेंगे ना हाँ प्रोबेबिलिटी के लिए। C1 4:2:3 है तो इसका आ जाएगा 4/4 + 2 + 3, तो 4/9, 2/9, 3/9, ये हमारे पास रेशियोज आ गई, प्रोबेबिलिटीज आ गई। ओके तो अब फर्दर क्या होगा, अब हम एजुकेशनल या किस नॉन में तीनों के हम लिए। ई को हम कह रहे हैं कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ई इज द इवेंट दैट रिप्रेजेंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स, तो हम दो ही इवेंट्स में इंटरेस्टेड हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स आ रहे हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स नहीं आ रहे, और कोई बाकी प्रोग्राम्स में हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो C1 से ब्रॉडकास्ट होंगे एजुकेशनल प्रोग्राम्स या नहीं होंगे, C2 से एजुकेशनल प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, से C3 से एजुकेशनल प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होंगे या नहीं होंगे, राइट। तो C1 से एजुकेशनल प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होने की
प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3 0.3 और एजुकेशन प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसमें से 1 में से कर दे 0.7 इस तरीके से एजुकेशनल प्रोग्राम है C2 से है 0.1 तो ना होने की क्या है 0.9 इस तरीके से उसके लिए है 0.2 C3 के लिए और इसका क्या हो जाएगा 0.8 ठीक है ना यही बन रहा है चलें जी अब हमने क्या करना है कैलकुलेट क्या करना है नो एजुकेशनल प्रोग्राम्स कोई कंडीशन है कि C1 से आ रहा है C2 से आ रहा है या C3 से आ रहा है नहीं मिस कोई कंडीशन नहीं है नहीं मैम, अनकंडीशनल है यानी कि विदाउट एनी कंडीशन है आपको इसमें टोटल सारा कैलकुलेट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एजुकेशनल प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट तो आपको सिंपल ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको सारी पॉसिबिलिटीज कंसिडर करनी पड़ेंगी कि एजुकेशनल प्रोग्राम C1 पे आ रहा है C2 पे आ रहा है या C3 पे आ रहा है कितने रास्ते हैं इस तक यस जाने मैम, के 3 C1 तक मैम। एक ये एक C2 के थ्रू और एक तो आपने इन सबको सम कर लेना है अगर मैं इसको नोटेशन में लिखूं तो वो बनेगा कि C1 पे आ रहा है C1 के थ्रू या C2 के साथ या C3 पे एजुकेशनल प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा 3 इवेंट्स ही बनेंगे ना 3 ही रास्ते हैं तो तीनों यही रास्ते मैंने लिखे हैं ठीक है खुरम तो इनका यूनियन ही बनेगा ना यूनियन ही बनेगा ना और यूनियन और उस पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है हमने और चूंकि ये तीनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इनकी यूनियन के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन जाएगी C1 इंटरसेक्शन दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 इंटरसेक्शन दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C3 इंटरसेक्शन दिस और इसको अगर मैं एक्सपेंड करना चाहूँ तो मैं इसको एक्सपेंड करूंगी करना चाहूँ नहीं बल्कि मुझे एक्सपेंड करना है ये यहाँ से दिस और दिस ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एजुकेशनल प्रोग्राम गिवन दैट इट इज फ्रॉम C1 ठीक है इसको कैलकुलेट करें जी फटाफट जल्दी से मुझे बताएं क्या आ रहा है 78% 78% ठीक है ये एक्सप्रेशन मैंने लिख लिया टोटल प्रोबेबिलिटी का ठीक है इसमें भी तो कोई मसला नहीं होगा क्योंकि ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 है और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E given that C1 has occurred ओके जी ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ लिखूंगी और मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.778 और 77.8 है यही है आंसर यस मैम ठीक है चलो जी ये हमारा इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया कि हमने टोटल प्रोबेबिलिटी इसमें कैलकुलेट की कंडीशनल इसमें हमें कैलकुलेट नहीं करनी थी ओके जी आगे चलें अच्छा क्वेश्चन 4 मैंने आपके लिए छोड़ दिया है और क्वेश्चन 5 मैं आप करती हूँ क्वेश्चन 5 समझ आ गया तो 4 भी हो जाएगा ठीक है ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना चलो जी ये क्वेश्चन 5 क्या है क्या ternary communication channel is shown in figure suppose that the input symbols 0 1 and 2 occur with the probability 1/2 1/4 and 1/4 respectively find the probabilities of the output symbols and suppose that 1 is observed as an input what is the probability that the input was 1 आउटपुट को ऑब्जर्व किया है तो 1 क्या है जी कैसी होगी इसकी टी डायग्राम जी स्टूडेंट्स ट्री डायग्राम कैसी होगी 3 आउट इनपुट्स हैं आपके पास सिंबल्स 0 1 2 और 3 आउटपुट्स हैं वो भी 0 1 2 है इनपुट सिंबल्स के लिए मैं यूज कर रही हूँ नोटेशन A0 फॉर 0 इनपुट A1 फॉर 1 इनपुट और A2 फॉर 2 इनपुट तो मेरे पास इनपुट्स के लिए ऑप्शंस कितने हैं A0 A1 A2 ठीक है तो अब हम आगे देखते हैं ये है मेरे पास सारे इनपुट्स आप इनको कह सकते हैं और इसके बाद आगे हैं आउटपुट्स 0 से इनपुट से कितने आउटपुट्स आ रहे हैं एक 0 आ रहा है और एक क्या आ रहा है 1 यानी B0 B1 ठीक है ये आउटपुट्स हैं सारे अब A1
इनपुट से, यानी 1 इनपुट से मेरे पास कौन कौन से आउटपुट आ रहे हैं? एक 1 आ रहा है और एक आ रहा है 2, यानी कि A1 B1 और B2, ठीक है। और 2 इनपुट से मेरे पास आउटपुट आ रहे हैं एक 0 और एक 2, यानी B0 B2, राइट। ठीक है जी, ये डायग्राम, किसी को कोई मसला हो इस डायग्राम में? नो मिस। किसी को कोई मसला नहीं है? ओके चलो जी, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द आउटपुट सिंबल्स। यस, आउटपुट सिंबल्स कितने हैं हमारे पास? 0 1 2, तो तीनों की कैलकुलेट करनी होगी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B0। तो B0 मेरे पास कहाँ है? एक ये है B0 और एक ये है, और एक मैंने शायद लिखते हुए गलत कर दिया है। A1 है 1 और 2, हाँ ठीक है, 2 ही है। तो ये मेरे पास बनेगा, सिंबल्स बनेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक A0 के से आ रहा है, 0 इनपुट से आ रहा है, 0 आउटपुट, और एक 0 आउटपुट आ रहा है मेरे पास 2 इनपुट से, प्लस दिस 2 इनपुट से। टोटल प्रोबेबिलिटी हम इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 into probability of B0 given that A0 has occurred plus probability of A2 probability of B0 given that A2 has occurred। जी बताइए ये क्या आ रही है? यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है प्रोबेबिलिटीज, सॉरी, यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटीज नहीं लिखी। A0 की लिखी प्रोबेबिलिटी है 1/2, A1 की है 1/4 और A2 की है 1/4। ये हो गया। इसके बाद है मेरे पास B0 की प्रोबेबिलिटी। 0 सिंबल से मेरे पास एक आउटपुट आ रहा है 0 और एक आ रहा है 1। इसको बेसिकली हम एरर में काउंट करते हैं, क्योंकि ऑप्टिमम ये है कि अगर इनपुट 0 हो तो आउटपुट भी 0 भी आ रहा है, लेकिन एरर की वजह से आपके पास आउटपुट 1 भी शो हो रहा है। तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी है 0.01, 0.01। तो B0 की क्या हो जाएगी? 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, 0.99, ये हो गई। ओके, इसके बाद अब आप जरा देखें, ये A1 से एक 1 आ रहा है और एक आ रहा है ये 2, तो A2 आने की एरर क्या है? 0.02, 0.02, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 0.98। इसके बाद A2 से आ रहा है आपके पास 0 इनपुट, 2 इनपुट से आउटपुट 0 आ रहा है और आउटपुट आ रहा है आपके पास 2, तो 0 आने की है 0.03, 0.03, तो ये बन जाएगा 0.97। ठीक है जी, ये समझ आ गया? ये मैंने फिगर को देख के लिखा है यहाँ से। अब बताएं जी क्या आंसर आ रहा है इसका? जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर आ रहा है इसका? हाँ जी, आवाज आ रही है भाई? जी मैं सारी। तो आंसर कैलकुलेट कर लें, देखें क्या आता है। पिछले बार अगर नहीं किया तो 0.5025 0.7 0.5025 5025 0.5025, चलें इसको इतना लिख लेते हैं। इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है आपके पास, ये दोनों आपने कैलकुलेट करनी है। जैसे मैंने ये कैलकुलेट किया है ना, आपने ट्री डायग्राम को देखते हुए इसको कैलकुलेट करना है। और सेकंड पार्ट है फिर आपका, सपोज दैट 1 इज ऑब्जर्व्ड एज एन आउटपुट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इनपुट वाज 1। इनपुट 1 है,
की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और गिवन दैट कि आउटपुट आपका 1 आ रहा है, इसमें क्या कैलकुलेट करना है अभी? बस वही तरीका यूज करेंगे, सिंपल। कैलकुलेट क्या करना है बेटा? Probability of मैम 1 किन A1 दो तरीकों से आ रहा that है। B1 has occurred. A1 given that B1 has occurred. Probability of A1 given that B1 has occurred. ठीक है, और ये क्या बनेगा मेरे पास? Probability of A1 intersection B1 divided by probability of B1 by definition. B1 हमने यहाँ से कैलकुलेट की होगी ना, वही हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, डायरेक्टली। और A1 इंटरसेक्शन B1 हम करेंगे probability of A1 B1 given that A1 has occurred और probability of थर्ड पार्ट जी जो है उसमें हम ये कर सकते हैं, हमने जब दो सिंबल्स के लिए फाइंड कर लिया तो तीसरे के लिए हम सिर्फ 1 माइनस दोनों की जो एडिशन है। हाँ ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, वो उसमें से करके हम माइनस करके कर लेंगे। चलो जी, ये अब समझ आ गई सेकंड पार्ट की भी। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें। इसको देख लें। जी कोई क्वेश्चन है किसी का इस बारे में? हाँ बस ठीक है, तो इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट क्लास में फिर नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नया हमारा टॉपिक होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, रैंडम वेरिएबल्स और उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर है, इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी आपके लिए, जल्दी इसको देख लीजिएगा। क्लास में ही अगर एक चीज समझ लें तो फिर इतना प्रेशर नहीं होता क्विज का ना, अदरवाइज फिर बंदा टेंशन में होता है। ठीक है जी, ओके जी स्टूडेंट्स, क्लास ओवर हो गई है।